अपनी व्यवस्था देख लो। स्टार्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग। इसके पहले हम लोग लेंथ कंट्रैक्शन के बारे में कंसीडर कर रहे थे एंड वी हैव सीन द डिटेल ऑफ द लेंथ कंट्रैक्शन। आज हमने आपको बताया था कि विल बी स्टार्टिंग विथ टाइम डायलेशन, बट बिफोर टाइम डायलेशन आई वुड लाइक टू गिव यू अनदर एग्जाम्पल कंसर्निंग लेंथ कंट्रैक्शन, और ये आपको एक और आइडिया देगा कि लेंथ कंट्रैक्शन takes place only in the direction of the motion। एक उदाहरण हम ऐसा लेते हैं, एक ट्रेन है रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ से 0.8 c। A train is there running with a speed of 0.8 c. The length of the train is it is say 150 meter tentatively। एक ट्रेन है आपके पास, ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर and the train is passing through a tunnel and the train is passing with a velocity 0.8 c। So the velocity of train is 0.8 c and it is passing through a tunnel। The length of the tunnel is it is 200 मीटर। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं, एक ट्रेन है 0.8 c की गति से एक टनल को पार कर रही है। ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर और टनल की लंबाई है 200 मीटर। ट्रेन चल रही है, टनल अपने स्थान पे स्थिर है। ट्रेन जिस गति से चल रही है उसकी वैल्यू है 0.8 c। नाउ लेट अस ट्राई टू सी व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड द लेंथ ऑफ द टनल ऑब्जर्व्ड बाय, और ऑब्जर्वर दो हो सकते हैं, एक द पैसेंजर ऑफ द ट्रेन, द ऑब्जर्वर सिटिंग इन द ट्रेन, एंड द सेकेंड ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्वर सिटिंग एट द टनल, टनल पे जो अवस्थित है, टनल पे बैठा हुआ है। तो उसके लिए बताना है कि उन दोनों की दृष्टियों में ट्रेन की लंबाई कितनी होगी और टनल की लंबाई कितनी होगी। तो ऑब्जर्वर्स आर टू विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, या यहां कर दें फाइंड आउट लेंथ ऑफ द ट्रेन and the tunnel observed by पहला, an observer sitting in the train, passenger sitting in the train, और दूसरा with respect to an observer sitting at the tunnel, standing at the tunnel, वो टनल पे रुका है। ट्रेन आ जाती है तो बहुत जगह उस पर पैसेज बने रहते हैं कि आप रुक सकें वहां पे, तो उस स्थान पे ये रुका हुआ है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ प्रॉब्लम। एक ट्रेन जो है एक टनल से गुजर रही है, ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर, जिस वेलोसिटी से ट्रेन गुजर रही है टनल से उसकी स्पीड है
0.8 सी और टनल की लंबाई है 200 मीटर। नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व, वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द टनल एंड द ट्रेन ऑब्जर्व्ड बाय, ऐसे ऑब्जर्वर द्वारा जो ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन का पैसेंजर है, तो ट्रेन के पैसेंजर को उसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई और टनल की लंबाई कितनी दिखेगी, और ऐसे ऑब्जर्वर द्वारा जो टनल पे अवस्थित है, उस टनल पे अवस्थित जो ऑब्जर्वर है उसके परिप्रेक्ष्य में टनल की लंबाई कितनी होगी और ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो मैं एक एक करके इसको डिस्कस करता हूं जो आपने कंसीडर किया है। द contraction will only take place in the direction of the motion। तो पहला हम कंसीडर करते हैं ऑब्जर्वर sitting in the tail, observer sitting in the train। ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन का पैसेंजर, एंड देयर बाय ही विल बी स्टैटिक विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन। ट्रेन में जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा, क्योंकि उसकी भी स्पीड उतनी है जितनी ट्रेन की स्पीड है। तो ही विल बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, फिक्स्ड, स्टैटिक होगा, और इसलिए इसको ट्रेन की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, क्योंकि ट्रेन में ये रुका हुआ है। तो पहली बात स्पष्ट हो गई। ए, द लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन इस ऑब्जर्वर द्वारा दिखेगा अपरिवर्तित। सिटिंग इन द ट्रेन, ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये अवस्थित है, स्थिर है, और स्थिर है इसलिए इसको ट्रेन की पूरी लंबाई दिखेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ये चलेगा तो उसकी लंबाई में, चलने की दिशा में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर द लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी 150 मीटर। बी, द लेंथ ऑफ द टनल, लेंथ ऑफ द टनल, अब चल रहा है ऑब्जर्वर विथ वेलोसिटी ऑफ 0.8 सी, तो टनल की लंबाई चलने की दिशा में घट जाएगी, और उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे L इज इक्वल टू L जीरो स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। L जीरो द लेंथ ऑफ द टनल, टनल की लंबाई है 200 मीटर, रख दें 200 मीटर, स्क्वायर रूट 1 माइनस द वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट इज 0.8 सी डिवाइडेड बाई सी होल स्क्वायर। सी कैंसिल्स, और आप जानते हो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू इसकी कितनी आती है 0.6। मैं फिर बता दूं, 0.8 का स्क्वायर 0.64, एक में से घटाएंगे 0.36 बचेगा, स्क्वायर रूट 0.6 आ जाएगा। सो दिस विल बिकम 200 इंटू 0.6, गुणा कर दें तो दिस विल बिकम 120 मीटर। सो दिस विल बी द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड बाय द ऑब्जर्वर सिटिंग इन द ट्रेन। ट्रेन की लंबाई उसको अपरिवर्तित दिखेगी। कारण क्यों दिखेगी? क्योंकि ट्रेन के संदर्भ में वो स्थिर है। और लेंथ ऑफ द टनल, टनल के संदर्भ में वो चल रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ 0.8 सी, उसको टनल की लंबाई घटी हुई प्रतीत होगी, कॉन्ट्रैक्टेड प्रतीत होगी, और लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के फार्मूले से इसको निकाला जा सकता है। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन बीइंग रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द ट्रेन। दूसरी बात कर सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, वहां तक शायद आ जाए। ऑब्जर्वर सिटिंग एट द टनल, सिटिंग एट द टनल, फिर इसमें भी दो उत्तर। फर्स्टली द लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन,
अब देखो, ये ऑब्जर्वर ही इज लोकेटेड एट द टनल इटसेल्फ, तो टनल के रिस्पेक्ट में ये स्थिर है, इसलिए इसे टनल की लंबाई अपरिवर्तित दिखेगी। लेकिन इसके संदर्भ में ट्रेन चल रही और ट्रेन चल रही है तो लेंथ की लंबाई ऑफ द ट्रेन ये कॉन्ट्रैक्टेड दिखेगी। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन पहले निकालना है, तो इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे L इज इक्वल टू L0 स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। रख दीजिए। लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 150 मीटर, तो 150 इंटू दिस स्क्वायर रूट 1 माइनस 0.8 सी डिवाइडेड बाई सी होल स्क्वायर। सी कैंसिल्स, स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी 0.6, सो 150 इंटू 0.6 गुणा करेंगे तो ये 90 मीटर आ जाएगा, 90 मीटर। क्यों ऐसा हमने किया फिर आपको स्पष्ट कर दें। इस समय अब सेकंड केस में ऑब्जर्वर जो है टनल पे अवस्थित है, टनल के संदर्भ में वो स्थिर रहेगा, स्टैटिक रहेगा, इसलिए टनल की लंबाई उसको अपरिवर्तित दिखेगी। लेकिन ट्रेन चला रही है उसके सापेक्ष 0.8 सी की वेलोसिटी से, और इसलिए ट्रेन की लंबाई विल बी कॉन्ट्रैक्टेड, और इसलिए आपने इस सूत्र से लेंथ ऑफ द ट्रेन निकाला फॉर द ऑब्जर्वर सिटिंग एट द टनल, जो है उसके लिए ऐसे आएगा। और ऑब्वियसली लेंथ ऑफ द टनल, लेंथ ऑफ द टनल it will remain unchanged, length of the tunnel will remain unchanged। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक है टनल के हिसाब से, एंड देयर बाय दिस विल बी इक्वल टू 200 मीटर, 200 मीटर। मैं एक उदाहरण आपको दूं तो फिर इसको एक्सप्लेन आप समझ गए होंगे, लेकिन आप उसको और स्पष्ट समझ सकते हो। बस है, बस में एक पैसेंजर बैठा हुआ है, जा रहा है, तो उस पैसेंजर को बस के रिस्पेक्ट में वो स्टैटिक है, इसलिए बस की लंबाई उसके लिए अपरिवर्तित है। लेकिन एक ग्राउंड ऑब्जर्वर यदि चलते हुए बस को देखेगा तो ग्राउंड ऑब्जर्वर को द लेंथ ऑफ द बस विल सीम टू बी कंट्रैक्टेड, और लेंथ कंट्रैक्शन के फार्मूला से निकालोगे। ठीक वही स्थिति है। पहला केस है ऑब्जर्वर सिटिंग इन द ट्रेन, ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन का पैसेंजर है, ही विल बी स्टैटिक विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, तो इसलिए लेंथ ऑफ द ट्रेन विल रिमेन अनचेंज्ड, लेंथ ऑफ द ट्रेन 150 मीटर ही आएगी। लेकिन ही इज सीइंग द टनल आल्सो, और टनल के संदर्भ में वो चल रहा है 0.8 सी की स्पीड से, तो लेंथ ऑफ द टनल विल बी गेटिंग कंट्रैक्टेड, और इसलिए लेंथ ऑफ द टनल जो है 200 मीटर रख करके आपने निकाला तो 120 मीटर उसको टनल की लंबाई दिखेगी ऐसे ऑब्जर्वर को जो टनल पे अवस्थित है। और ये यहां से शुरू किया, ऐसे ऑब्जर्वर को जो ट्रेन में बैठा हुआ है, हम इन दोनों केसेस को कर रहे हैं। ऐसे ऑब्जर्वर के लिए जो ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो स्टैटिक होगा, इसलिए लेंथ ऑफ द ट्रेन विल रिमेन अनचेंज, इसकी वैल्यू 150 मीटर आएगी। लेकिन टनल के संदर्भ में वो चल रहा है, इसलिए लेंथ ऑफ द टनल विल बी सीम कॉन्ट्रैक्टेड, और ये घट करके 120 मीटर आ जाएगी ऐसे ऑब्जर्वर के लिए जो ट्रेन में बैठा हुआ है। ऐसे ऑब्जर्वर के लिए जो टनल पे बैठा हुआ है, टनल के संदर्भ में ये स्टैटिक होगा, ही विल नॉट मूव, ही विल बी फिक्स्ड, तो इसलिए लेंथ ऑफ द टनल इसके लिए अनचेंज्ड होगी, 200 मीटर ही रहेगी। लेकिन लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी कॉन्ट्रैक्टेड, और इस कॉन्ट्रैक्टेड फार्मूले से निकाल लिया कि इसको ट्रेन की लंबाई 90 मीटर दिखेगी, टनल की लंबाई 200 मीटर दिखेगी ऐसे ऑब्जर्वर के लिए जो सिटिंग एट द टनल है। ऐसे ऑब्जर्वर के लिए जो सिटिंग इन द ट्रेन है, द पैसेंजर ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन 150 मीटर दिखेगी और लेंथ ऑफ द टनल 120 मीटर दिखेगी। ये उदाहरण एक और एडिशनल। हेलो, तो मैंने आपको
एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया है लेंथ कंट्रैक्शन के बारे में। और यहाँ आपने देखा कि एक ट्रेन है, एक टनल से गुजर रही है विथ ए वेलोसिटी 0.8 c। तो टनल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दो ऑब्जर्वर देखते हैं, एक ऑब्जर्वर जो ट्रेन में बैठा हुआ है और एक ऑब्जर्वर जो टनल के ऊपर बैठा हुआ है, और दोनों की लंबाइयां भिन्न भिन्न दिखेंगी। ये स्थिति आएगी। इसका हम आगे उपयोग भी करेंगे, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को आपको दे दिया। टाइम डायलेशन के बारे में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये तो इसका दाग पड़ जा रहा है, वो जरा पाउच कर दो। सो लेट अस स्टार्ट टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन के बारे में फिर दो घड़ियों को कंपेयर हम करेंगे। एक घड़ी ऐसी है जो रुकी हुई है, रुकी हुई का मतलब विच इज एट रेस्ट, आपके साथ है, ग्राउंड ऑब्जर्वर के हाथ में बंधी हुई है, ग्राउंड ऑब्जर्वर ने अपने हाथ में ले रखा है। और एक घड़ी ऐसी है जो कि मूविंग ऑब्जर्वर के साथ है, वो इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ से वी की वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये दोनों घड़ियां कितनी समय रिकॉर्ड करेंगी, इसके बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो फिर मैं बता दूं, दो घड़ियां हैं, बोथ आर सिंक्रोनाइज्ड, दोनों सही समय देती हैं और दोनों सिंक्रोनाइज्ड है। एक घड़ी ग्राउंड ऑब्जर्वर के साथ है जो रुका हुआ है, यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, और एक घड़ी मूविंग ऑब्जर्वर के साथ है जो चल रहा है विथ वेलोसिटी वी, वो यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो मैं उसके संदर्भ में दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लें। दिस इज वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस विच इज एट रेस्ट, हमारी शुरू से ही रहती है, यस कहते हैं तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ग्राउंड ऑब्जर्वर से लगा हुआ है। इसका ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये आपका एक्स एक्सिस है। एक घड़ी इसमें रखी है, मान लो इस लोकेशन पर रखी हुई है, एट द लोकेशन एक्स पे रखी हुई। तो ये घड़ी क्या हो गई, ग्राउंड ऑब्जर्वर के साथ है, रुकी हुई है, स्टैटिक है। द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद दिस वॉच एट एक्स इट इज 0। एक दूसरी घड़ी है जो मूविंग ऑब्जर्वर के साथ है, तो एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम बना लेते हैं, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विथ वेलोसिटी v along एक्स एक्सिस। तो इसका ये y डैश है, इसका ये z डैश है, ये है ओरिजिन o डैश, और इसका x डैश कॉमन है दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के। एक घड़ी एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखी हुई है से एट एक्स डैश पोजीशन पे रखी हुई है। तो दो घड़ियां हैं, बोथ आर सिंक्रोनाइज्ड गिविंग द करेक्ट टाइम द सेम टाइम। एक घड़ी को आपने रख दिया है ग्राउंड ऑब्जर्वर के साथ एट द लोकेशन एक्स, एक घड़ी को आपने रख दिया है मूविंग ऑब्जर्वर के साथ जो कि वी वेलोसिटी से चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एलॉन्ग एक्स एक्सिस, और दूसरी घड़ी को आपने एक्स डैश पर रख रखा है। मैंने ऊपर नीचे थोड़ा कर दिया है, कहीं रखा हुआ है, कहीं भी हो सकता है। तो एक घड़ी एक्स पे आपने रख दिया, एक घड़ी को एक्स डैश पे रखा हुआ है। एक्स डैश वाली घड़ी वी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के रंग चल रही है, एक्स पे रखी हुई घड़ी अपने स्थान पर स्टैटिक है, स्थिर है। अब कोई घटना घटित होती है, हमारे सामने दो घटनाएं घटित हो रही हैं, उसको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। ग्राउंड ऑब्जर्वर भी देख रहा है, मूविंग ऑब्जर्वर भी देख रहा है। ग्राउंड ऑब्जर्वर को ये दिखता है कि जो घटना घटित हो रही है
उसके लिए T2 समय पर एंड हो रहा है और T1 समय पर वो घटना शुरू हुई। देयर इज एन इवेंट गोइंग ऑन, शुरू हुई खत्म हुई, और इस शुरू होने और खत्म होने को ग्राउंड ऑब्जर्वर देख रहा है। ग्राउंड ऑब्जर्वर के संदर्भ में ये T1 पर शुरू हुई, T2 पर समाप्त हुई, इसलिए पूरी घटना को घटित होने का समय जो है वो टाइम अंतराल इसका डेल्टा टी आ गया। मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर दूं। डेल्टा टी इज द टोटल टाइम फॉर द इवेंट टू अकर। इतनी देर के लिए कोई घटना घटित हो रही। घटना कब प्रारंभ हुई ग्राउंड ऑब्जर्वर देखता है। T1 समय पर स्टार्ट हुई, T2 समय पर समाप्त हो गई, इसलिए पूरा घटना के घटित होने का समय T2 minus T1 is equal to delta T. So delta T is the time interval for a given event observed by the ground observer, observed by that watch which has been placed at X. इसी को यह घड़ी वाला मूविंग ऑब्जर्वर भी देख रहा है, और मूविंग ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसको लग रहा है कि घटना स्टार्ट हुई T1 डैश पर और घटना समाप्त हुई T2 डैश पर। तो इसलिए मूविंग ऑब्जर्वर के संदर्भ में या उसको कैसा दिखता है, T1 डैश पे घटना शुरू हुई, T2 डैश पे समाप्त हुई, इसलिए दोनों का अंतर ले लें, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, तो कितना इनके बीच में टाइम इंटरवल है उसकी वैल्यू निकल जाएगी डेल्टा टी डैश। सो डेल्टा टी डैश इज द टाइम इंटरवल विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग वॉच, विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर। उस घड़ी से ये टाइम इंटरवल निकलता है जो एक्स डैश पे रखी हुई है, जो वे वेलोसिटी से चल रही है। T1 डैश उसका इनिशियल टाइम है, स्टार्टिंग टाइम है, T2 डैश उसका फाइनल टाइम है। T2 डैश माइनस T1 डैश विल बी द वैल्यू फॉर द टाइम इंटरवल डेल्टा टी डैश ऑब्जर्व्ड बाय द मूविंग ऑब्जर्वर, द मूविंग वॉच प्लेस्ड एट एक्स डैश। उसी घटना को ग्राउंड ऑब्जर्वर भी देखता है। ग्राउंड ऑब्जर्वर को लगता है कि ये घटना शुरू हुई T1 पर, घटना समाप्त हुई T2 पर। T2 minus T1 is the time interval for the event observed by the ground observer, that is by that watch which has been placed at X. X पर जो घड़ी रखी गई है उसके द्वारा टाइम इंटरवल ऑफ द इवेंट इज डेल्टा टी। X डैश पे जो घड़ी रखी गई है उसके द्वारा टाइम इंटरवल उसी घटना का जो नापा गया वो डेल्टा टी डैश। मैं दोनों घड़ियों में क्या अंतर क्या है बता दूं। X पे जो घड़ी रखी गई है वो स्टैटिक है, ग्राउंड ऑब्जर्वर के साथ है। X डैश पे जो घड़ी रखी गई है वो चल रही है विद द वेलोसिटी v मूविंग ऑब्जर्वर के साथ। अब ये दोनों समय अंतराल एक ही होंगे या समय अंतराल भिन्न भिन्न होंगे, इसको जानने की हम कोशिश करते हैं। इन दोनों समयों में जो अभी डेल्टा टी और डेल्टा टी डैश आपने लिखा, जिसके बारे में जानने का प्रयास किया, मैं फिर थोड़ा सा हिंट कर दूं। डेल्टा टी क्या है? टाइम इंटरवल फॉर द इवेंट ऑब्जर्व्ड बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर बाय द वॉच एट द पोजीशन एक्स। डेल्टा टी डैश is the time interval observed for the same incidence, same event by moving observer by the watch which has been placed at x dash। उसके लिए डेल्टा टी डैश आया। इन दोनों समयों में से हमारी जो वॉच है जो ग्राउंड ऑब्जर्वर के साथ रखी है वो स्टैंडर्ड वॉच। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक घड़ी है, रुके हुए हैं, हमारा मित्र यहाँ से चल करके कहीं जा रहा है ट्रेन से। यदि ट्रेन से जब चल रहा है तो उसमें वेलोसिटी आ रही है, हो सकता है समय में परिवर्तन हो, तो हम मूविंग ऑब्जर्वर अपने मित्र का जो ट्रेन से जा रहा है उसकी घड़ी में देखेंगे कि उसकी घड़ी अधिक बता रही है कि कम बता रही है या उतनी ही बता रही है। तो इसलिए हम ग्राउंड ऑब्जर्वर के समय को सही मानेंगे क्योंकि वही समय है जिसके बारे में हम जानते हैं। सब लोग रुके हुए हैं, ऑल आर सिटिंग इन द क्लास इन योर रूम, दे आर स्टैटिक, तो सबकी घड़ियां समान बताएगी। जब आप चलने फिरने लगोगे
तब आपकी घड़ियों में अंतर हो सकता है। तो इसलिए जो लोग रुके हुए हैं उनकी घड़ियों के संदर्भ में इसे देखने का प्रयास करेंगे। अभी चलने फिरने का क्या क्रम होना चाहिए इसके बारे में भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इस डेल्टा टी को, जैसे प्रॉपर लेंथ आपने डिफाइन किया था, एक्चुअल लेंथ, द रियल लेंथ इज नोन एज द प्रॉपर लेंथ, तो इसको हम प्रॉपर टाइम कहते हैं। दिस इज नोन एज प्रॉपर टाइम और एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम और दिस इज द रियल टाइम। ये तीनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन हम रिलेटिविटी के टर्म में प्रॉपर टाइम का ही प्रयोग करेंगे। दिस इज द प्रॉपर टाइम। और ये जो दूसरा समय ये आ रहा है इसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक टाइम, रिलेटिविस्टिक टाइम, या इसको हम कहते हैं एपरेंट टाइम, एपरेंट टाइम। मैं पुनः इसको एक्सप्लेन कर दूं। आप अपनी घड़ी से देखोगे कि जो घड़ी चल रही है वो घड़ी ज़्यादा रिकॉर्ड करती है, 1 घंटे का 1 घंटा 5 मिनट रिकॉर्ड करती है, या कम रिकॉर्ड करती है, 1 घंटे का 55 मिनट रिकॉर्ड करती है, या वही रिकॉर्ड करती है आपकी घड़ी भी 1 घंटा और जो घड़ी चल रही है वो भी 1 घंटा रिकॉर्ड करती है। तो क्या अंतर है? तो अपनी घड़ी से देखने का प्रयास करोगे, जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं उससे कैलिब्रेट करते हैं। दैट्स वाई जो डेल्टा टी समय है उसको हम कहते हैं प्रॉपर टाइम, एक्चुअल टाइम, द रियल टाइम। और जो चलने वाली घड़ी है बी वेलोसिटी से जो चल रही है वो कितना समय रिकॉर्ड करती है उसी टाइम इंटरवल के लिए, उसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक टाइम या आभासी समय, एपरेंट टाइम इसको कहा जाता है। अब प्रॉपर टाइम और रिलेटिविस्टिक टाइम में क्या रिलेशन है ये जानने का प्रयास करेंगे। देखिए किताबें आपके पास हैं, किताबों का आप प्रयोग करोगे तो उस किताबों में आपने देखा होगा ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको रिलेटिविस्टिक कहा है, इसको प्रॉपर कहा है। मेरी दृष्टि से ये गलत है और आप हमारे साथ सहमत भी हो जाएंगे कि जो स्टैंडर्ड है, मान लो 1 मीटर है हमारे पास, मीटर की लंबाई डिफाइंड है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड मीटर हो गया और इस मीटर से दूसरी लंबाई को हम नापने का प्रयास करेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो इसलिए डेल्टा टी को हम कहते हैं प्रॉपर टाइम और डेल्टा टी का इसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक टाइम। और इन दोनों में क्या संबंध होगा ये निकालने का प्रयास करेंगे। इन व्हाट वे डेल्टा टी इज रिलेटेड टू डेल्टा टी डैश। फिर एक चीज मैं बता दूं, जब लेंथ कंट्रैक्शन आपने किया था तो प्रॉपर लेंथ से स्टार्ट किया था, L0 से स्टार्ट किया था और फिर एपरेंट लेंथ, रिलेटिविस्टिक लेंथ के टर्म में कितना आएगा उसको निकाला था। यहाँ भी आप स्टार्ट करोगे प्रॉपर टाइम से, सो द प्रॉपर टाइम इज डेल्टा टी एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 और इस डेल्टा टी को कन्वर्ट करेंगे टी डैश में, डेल्टा टी डैश में, और इसके लिए लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का मदद लेंगे और ये इनवर्स फॉर्म का प्रयोग करेंगे। T2 की वैल्यू आ जाएगी T2 डैश प्लस Vx2 डैश बाई सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बोलो, ये इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ऐसे ही आप इसे लिखोगे। फिर T1 डैश T2 माइनस T1 को भी कन्वर्ट करोगे और T1 को कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस T1 डैश, हमारे साथ साथ लिखिए, बोलिए भी, प्लस Vx1 डैश डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। डेरिवेशन देखो बहुत छोटा सा है, लेकिन डेरिवेशन कैसे करना है इसके थीम को समझना चाहिए। वी विल बी स्टार्टिंग विद द प्रॉपर टाइम
and proper time is delta t, and delta t is equal to t2 minus t1. इस t2 minus t1 t पैरामीटर को हम t डैश में कन्वर्ट करेंगे, और जब यस के पैरामीटर को यस डैश में कन्वर्ट करते हैं तो इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। तो इनवर्स फॉर्म का प्रयोग किया तो ये आ गया t2 के लिए और ये आ गया सेकेंड टर्म t1 के लिए। अब टाइम को इकट्ठा कर लो तो t2 डैश माइनस t1 डैश divided by t2 dash from here minus t1 dash from here divided by square root 1 minus b square by c square minus this minus v by c square is common, so v by c square taken outside, v by c square, ये देखो प्लस है, यहाँ माइनस आपने ले लिया तो दिस विल बिकम माइनस, दिस इज माइनस प्लस माइनस, तो इसलिए x1 डैश विल कम एट फर्स्ट, x1 डैश माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये टर्म आ जाएगा v बाई सी स्क्वायर को बाहर लिया माइनस x2 डैश डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आपने टाइम कंपोनेंट को एक स्थान पे कर लिया और कोऑर्डिनेट कंपोनेंट को एक स्थान पे कर लिया तो ये इक्वेशन आपको प्राप्त हुआ। ठीक, अब यहां देखो जो घड़ी रुकी हुई है ग्राउंड ऑब्जर्वर के साथ है उसका पोजीशन है x, हमें हमेशा x पोजीशन पे है, जो घड़ी चल रही है उसकी भी पोजीशन फिक्स्ड है x डैश। अब इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा नहीं चल रही तो पोजीशन बदलेगी, लेकिन बदलेगी नहीं। आप मान लो बस में बैठे हो, बस में 10 नंबर की सीट पर बैठ गए तो आप सदैव 10 नंबर की सीट पर रहोगे, बस चलेगी, वी वेलोसिटी से बस चल रही है, आप भी चल रहे हो, सब लोग चल रहे हैं वी वेलोसिटी से, सो यू विल बी स्टैटिक विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग फ्रेम, मूविंग फ्रेम में आप स्थिर रहोगे, ये स्थिति आएगी। ठीक, तो इसलिए x डैश विल नॉट चेंज, यदि 10 नंबर की सीट पर रखी गई है तो सदैव 10 नंबर की सीट पर रहेगी। सो सिंस द वॉच, सिंस द मूविंग वॉच, अब दो वॉचेज हैं, एक स्टैटिक है ग्राउंड ऑब्जर्वर के साथ, एक चल रहा है। सिंस द मूविंग वॉच इज लोकेटेड always at its own position, at its own position, that is, ये जो कोऑर्डिनेट बदल रहा है x1 डैश x2 डैश, x1 डैश इज इक्वल टू x2 डैश, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज नॉट 0, ये रखा हुआ है x डैश पर, सो दिस इज इक्वल टू x डैश। Since the moving watch is located always at its own position, that is x1 dash position इसकी बदलेगी नहीं, it is equal to x2 dash and it is always x dash, सदैव x dash पे रहेगी। 10 नंबर की सीट पे बैठे हो तो आप सदैव 10 नंबर की सीट पे ही रहोगे, बस चलेगी आप भी चलोगे, बस की वेलोसिटी वही है जो आपकी वेलोसिटी है, सो योर पोजीशन विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन ऑलवेज x dash, so x1 dash is equal to x2 dash is equal to x dash, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो x1 dash is equal to x2 dash, these are equal, it will be 0, so second term vanishes and we will be finally getting, उधर लिखें तो बाहर निकल जाएगा, तो फिर इसको हम मिटा सकते हैं। ओहो, again the same problem, so let me use this duster, we will remember delta t is the proper time and delta t dash is the relativistic time, and we are trying to find out the relationship between the two.
तो देखिए अब क्या आ गया, सेकेंड टर्म विल वेनिश, इट विल बिकम इक्वल टू 0 एंड देयर बाय डेल्टा टी से आपने स्टार्ट किया था, डेल्टा टी इट इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म ओनली, सेकेंड टर्म इज 0, t2 डैश माइनस t1 डैश divided by square root 1 minus v square by c square, and the second term is 0. This difference t2 dash minus t1 dash, we know it is equal to delta t dash. So delta t dash जो अभी मिटा दिया, मैंने लिखा ही था, डेल्टा t dash को रिलेटिविस्टिक टाइम कहा था, that is equal to t2 dash minus t1 dash divided by square root 1 minus v square by c square. So this is the expression which is relating the time intervals delta t and delta t dash. मैं फिर ध्यान दिला दूं, delta t is the time recorded by the ground observer. So we get this relation, a relationship between delta t and delta t dash, क्योंकि delta t dash की वैल्यू t2 dash minus t1 dash के बराबर होती है। डेल्टा टी को हम लोगों ने प्रॉपर टाइम कहा था, डेल्टा टी डैश को एपरेंट टाइम या रिलेटिविस्टिक टाइम कहा था। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर टाइम डेल्टा टी एंड द रिलेटिविस्टिक टाइम डेल्टा टी डैश। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं आपको या फिर रिमाइंड कर दूं, रिवाइज हो जाएगा थोड़ा। डेल्टा टी कौन सा समय है? डेल्टा टी इज दैट टाइम इंटरवल which is recorded by the watch of ground observer located at x, which is static. Delta t dash is the time recorded by the watch of moving observer moving with the velocity of v and placed at the location x dash. तो ये दोनों में प्रॉपर टाइम और उसके बीच में रिलेशन है। यदि मान लीजिए हम इनिशियल टाइम t1 लिया था इंसिडेंट्स हैपनिंग का, फाइनल टाइम आया था t2, तो डेल्टा टी की वैल्यू t2 माइनस t1 लिखा था, है ऑब्वियस है ना। तो यहाँ देखो, हम 0 से यदि स्टार्ट करें, दिस विल बिकम इक्वल टू t एंड दिस वी कैन राइट एज t डैश। दोनों 0 से ही स्टार्ट किया, सो t डैश एट द प्लेस ऑफ डेल्टा टी आई राइट t, in place of delta t dash I write t dash, so t dash divided by square root 1 minus v square by c square। तो चाहे इस फॉर्म में लिखो और चाहे इस फॉर्म में लिखो, बोथ विल गिव द सेम रिजल्ट। ये टाइम इंटरवल के लिए और ये इंस्टेंट टाइम के लिए। t is the time recorded by that watch which is associated with the ground observer, which is rigid, static and placed in S frame of reference at the location S. T dash is the time recorded by the moving observer moving with the velocity of v lying in the S dash frame of reference at the location x dash. इनके विभिन्न परिस्थितियों को देख लें। जैसे मैंने कहा, शुरू में आपसे बताया था कि आपका मित्र कोई बस से कहीं जा रहा है, तो जाने के बाद 1 घंटा का 1 घंटा 5 मिनट पढ़ेगा, उसकी घड़ी बताएगी, या 1 घंटे की जगह पर 55 मिनट ही बताएगी, या दोनों घड़ियां 1-1 घंटे बताएंगी। तो किन परिस्थितियों में कितना आएगा, इसको जानने का हम प्रयास करें। तो कुछ स्पेशल केसेस ले लेते हैं। फर्स्ट, व्हेन v is equal to 0, it is static, not moving। ग्राउंड ऑब्जर्वर की घड़ी, और जो लोग भी रुके हुए हैं सबकी ग्राउंड ऑब्जर्वर की घड़ियां हो गई, स्टैटिक है, तो इसलिए when v is equal to 0 this will become 0, the denominator is 1, the time will be the same। इसलिए हमारी सबकी घड़ियां समय समय समान समय बताती, प्रोवाइडेड कि सब सिंक्रोनाइज्ड हो, सब कैलिब्रेटेड हो, कोई घड़ी स्लो कोई घड़ी फास्ट ना चल रही हो, तो सारी घड़ियां एक ही समय बताती हैं। t इज इक्वल टू टी डैश होता है। सेकेंड कंडीशन,
व्हेन V इज वेरी वेरी लेस देन C, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं ये केस कब आता है, V इज वेरी वेरी लेस देन C, इवन प्लेन with the speed of 600 say about किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो फ्यू मीटर्स पर सेकंड आएगा। दैट्स वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हवाई जहाज भी की वेलोसिटी ये सेकंड कंडीशन के अंतर्गत आती है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इस सीमा के ऊपर जा सके, इस सीमा से अलग हो सके, और इस कंडीशन में v इज वेरी वेरी लेस देन c, तो v बाई सी की वैल्यू कम आएगी, स्क्वायर करोगे तो और कम आ जाएगी। इट कैन बी ड्रॉप्ड निगलेक्टेड इन कंपेरिजन टू 1, डिनोमिनेटर की वैल्यू फिर एक रह जाएगी और इसलिए t की वैल्यू t डैश ही आएगी। तो आपका मित्र जो आपसे दूर जा रहा है बस से, ट्रेन से, वो इस कंडीशन में आता है t इज वेरी वेरी लेस, v इज वेरी वेरी लेस देन c, इस कंडीशन में आता है। तो आपकी घड़ी और उसकी घड़ी समान समय बताती है, 1 घंटे का 1 घंटे ही बताती है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। हम एक कंडीशन ऐसा ले लें, व्हेन v इज लेस देन c एंड कंपेरेबल टू c, लेंथ कंट्रैक्शन में जैसे उदाहरण हमने लिया 0.8 c से चल रहा है, 0.6 c से चल रहा है, c/10 से चल रहा है, c/20 से चल रहा है, इस तरह की वेलोसिटी से चल रहा है जो कंपेरेबल टू c है बट लेस देन c है। v इज लेस देन c, तो v बाई सी की वैल्यू आएगी, आपने निकाला ही 0.8 रखा है तो इस स्क्वायर रूट की वैल्यू 0.6 आ गई, 0.6 रखा है तो इस स्क्वायर रूट की वैल्यू 0.8 आ गई है। तो इस केस में अब v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को छोड़ा नहीं जा सकता है, इट हैज टू बी कंसीडर्ड, टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो ऐसी दशा में ये एक में से कुछ घट जाएगा, एक में से घट जाएगा तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1 होगा तो लेस देन 1 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये फिर बढ़ जाएगा। इन सच केसेस t विल बी ग्रेटर देन t डैश। इस केस में जब जाएंगे तीसरे केस में व्हेन v इज लेस देन c, c/10, c/20, तो फिर t इज ग्रेटर देन t डैश आएगी। मतलब आपकी घड़ी, ग्राउंड ऑब्जर्वर की घड़ी 1 घंटा पढ़ रही है तो मूविंग ऑब्जर्वर की घड़ी कम पढ़ेगी, 55 मिनट ही पढ़ेगी, 58 मिनट पढ़ेगी, 50 मिनट पढ़ेगी, डिपेंड करेगा किस वेलोसिटी से चल रहा है। जितना ही वेलोसिटी अधिक होती जाएगी उतना ही डिफरेंस बढ़ता हुआ चला जाएगा, ये स्थिति आएगी। तो यहां देखो टाइम बढ़ जाएगा, किसका, जो ग्राउंड ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, टाइम बढ़ जाएगा, टाइम विल बी डायलेटेड ऑब्जर्व्ड बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर, ग्राउंड ऑब्जर्वर का समय हमेशा अधिक आएगा, और इसीलिए इस फेनोमेनन को हम टाइम डायलेशन कहते हैं, टाइम डायलेशन। और ग्राउंड ऑब्जर्वर को लेंथ घटी हुई प्रतीत होती है, L इज इक्वल टू L0 स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। L की वैल्यू कम होती है L0 से, इसलिए वहां लेंथ कंट्रैक्शन कहते हैं। नहीं तो भाई कहने को कह सकते हो, कंट्रैक्शन कहते हो, एक्सटेंशन भी कह सकते हो, इनलार्ज भी कर सकते हो, डायलेशन भी कह सकते हो, लेकिन नहीं, ग्राउंड ऑब्जर्वर को कितना दिखेगा, स्टैंडर्ड सिस्टम के रिस्पेक्ट में वैल्यू कितनी होगी, घटेगी कि बढ़ेगी। यदि बढ़ेगी तो डायलेशन, घटेगी तो कंट्रैक्शन, तो इसीलिए लेंथ कंट्रैक्शन कहा था। छोटा सवाल आ जाए, व्हाट इज सेड टू बी लेंथ कंट्रैक्शन, व्हाई इट इज नॉट लेंथ डायलेशन, तो उसका उत्तर आप दे सकोगे कि वी ऑब्जर्व विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड सिचुएशन। L0 लेंथ की राड है, ये राड कितनी लंबी दिखेगी, तो दिखती है कम दिखती है, इसलिए लेंथ डायलेशन का सूत्र होता है। यहाँ पर इसको हम टाइम डायलेशन कहते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड घड़ी जो है आपकी घड़ी, उसी घड़ी से हम यहाँ भी देखते हैं, घर पे भी हमारे घड़ी जो लगाए हैं वो भी देख रहे हैं, हमारे मित्र भी जो घड़ी लगाए हैं
वह भी उसी घड़ी से देख रहे हैं, तो टाइम इस केस में यदि रहेंगे तो डायलेट हो जाएगा, अदरवाइज इन दोनों परिस्थितियों में समय वही आती है। कैलिब्रेटेड घड़ी से सिंक्रोनाइज्ड घड़ी के संदर्भ में देखेंगे। और चौथा कंडीशन, और इसलिए यहाँ एक स्टेटमेंट ये भी दे सकते हैं, अब किताब में यहाँ की बात सही लिखा हुआ है, कैसे लिख दिया है ये अब आप खुद ही जान सकते हो। मूविंग वॉच विल रिकॉर्ड लेस टाइम, स्टैटिक वॉच विल रिकॉर्ड मोर टाइम। ग्राउंड ऑब्जर्वर की घड़ी ज्यादा पढ़ेगी, ज्यादा रिकॉर्ड करेगी, और मूविंग ऑब्जर्वर की घड़ी कम रिकॉर्ड करेगी, ये स्थिति आएगी। इसीलिए यहां पर एक स्टेटमेंट देते हैं, द मूविंग वॉच विल गो स्लो, विल बी शोइंग लेस टाइम, द मूविंग वॉच। यहां लिख भी लो, मूविंग वॉच will record less time, less time। जो रुका हुआ घड़ी है आपका, ग्राउंड ऑब्जर्वर की जो घड़ी है आपके हाथ में बधी हुई घड़ी है, वो ज्यादा रिकॉर्ड करेगी। एंड मूविंग वॉच जो मूविंग ऑब्जर्वर के साथ लगी है विल रिकॉर्ड लेस टाइम प्रोवाइडेड v इज लेस देन c। और चौथा कंडीशन ले लीजिए, हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन इफ इट हैपेंस व्हेन v इज इक्वल टू c, v की वैल्यू c के बराबर हो जाए तो v by c is 1, v square by c square is 1, 1 minus 1 is 0, any quantity divided by 0 is infinite, तो t will tends towards infinity। इसका मतलब ग्राउंड ऑब्जर्वर की घड़ी चलती रहेगी और मूविंग ऑब्जर्वर की घड़ी जो है वो रुक जाएगी, तो मूविंग ऑब्जर्वर की घड़ी रुक जाएगी। तो यहां पर आउटकम लिख सकते हो, द मूविंग वॉच will stop, कुछ पड़ेगी नहीं, रुक जाएगी। तो ये स्थितियां बनेगी, ये संभव नहीं है, कोई पार्टिकल ऐसा ज्ञात नहीं है जो कि c की वेलोसिटी से चल सके, ये भी हम यहाँ पर स्टेब्लिश करेंगे। सो दीज आर फ्यू आउटकम्स एसोसिएटेड विथ टाइम डायलेशन फार्मूलेशन, और टाइम डायलेशन के लिए इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, और इन दो सूत्रों में से किसी एक सूत्र का प्रयोग करिए और इसकी सहायता से टाइम डायलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और ये उसके विशेष परिस्थितियां। एक छोटा सा आपको उदाहरण दे दें, हमारे माइथोलॉजी में लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा होता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसा कहा गया है कि 4 युग के बराबर होता है। और एक युग में जब बीतता है, प्रलय आती है, उसके पहले सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, त्रेता सब बीतता है 4, और ऐसे 4 युग जब बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन गुजरता है। तो लगता है हमारे मनीषियों को यह ज्ञात रहा होगा, या सारे जिनको देवता कहा जाता है वो लोग, ऐसे सिद्धियां उनके पास थी कि वे ऑलमोस्ट विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट चलते थे। हमारे लिए तो समय बीतता था, लेकिन उनका समय स्थिर रहता था, वो चलते नहीं थे। तो शायद ब्रह्मा जी सब जगह, नारद जी पूरे विश्व में सब जगह पहुंच जाते थे, टेक्स नो टाइम, जहां चाहते थे वहां पहुंच जाते थे। तो शायद ये लोग सी की वेलोसिटी के आसपास या इवन विद द वेलोसिटी ऑफ सी चलते थे, तो इसलिए जहां चाहते थे वहां चले जाते थे। हमारा समय तो बीतता था, युग बीत रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी की घड़ी चलती ही नहीं थी। वेलकम टू ए रेस्ट, इस ढंग की पता नहीं सही है गलत है, लेकिन इस ढंग का कंसेप्ट एक दिया हुआ है। सो दिस इज द डेरिवेशन एसोसिएटेड विद टाइम डायलेशन, क्या इसके आउटकम है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।
थैंक यू वेरी मच।